अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज बात होगी क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान शानदार पोजीशन में है। ऑब्वियसली पाकिस्तान एक बर्तरी की पोजीशन में है और श्रीलंका के लिए मुश्किल हालात हैं। यकीनी तौर पर तो देखिए ही रहा है कि ये टेस्ट पाकिस्तान की गिरफ्त में है और पाकिस्तान ये टेस्ट जीत जाएगा। दोनों टेस्ट मैचेस पाकिस्तान जीतता है तो टॉप टेबल पर पहले ही खड़ा है टेस्ट चैंपियनशिप की। अच्छा है पाकिस्तान के लिए कि अवे सीरीज़ है पाकिस्तान की इस टेस्ट चैंपियनशिप के आगाज़ में और पाकिस्तान वो जीत रहा है। डूइंग गुड। बाबर आजम थोड़ा अनलकी रहे, बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन वही कि जयसूर्या ने उन्हें पकड़ लिया और वो आउट हो गया एलबीडब्ल्यू की सूरत में। पर अब्दुल्ला शफी और उसके साथ अगर मैं कहूँ थोड़ा सा सरफराज का इशू रहा, वो रिटायर्ड हुए, उनको चोट लगी, ये सब क्रिकेट का हिस्सा है, लेकिन वो अब बेहतर हैं। खबरें यही हैं कि सरफराज इज़ नाउ फाइन। मामलात ये हैं कि पाकिस्तान ने आगे खेलना है वर्ल्ड कप और उससे पहले एशिया कप। वर्ल्ड कप का भी शेड्यूल कुछ डामाडोल है। पाकिस्तान इंडिया का जो टाकरा है वो रीशेड्यूल होने की बातें हो रही हैं, इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। एशिया कप सर पर है, 50 ओवर्स के मैचेस होंगे, पाकिस्तान ने ये मैचेस खेलने हैं। स्पिनर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं इन मैचेस में और पेसर्स कैसे कर रहे हैं। पेसर से मुझे बहुत हौसला आया, लेकिन स्पिनर्स के मामले को जब हमने देखा तो वहाँ पर थोड़ा सा लगा कि पाकिस्तान में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है रेड बॉल में। वाइट बॉल के लिए क्या क्या ऑप्शन है उसको भी डिस्कस करेंगे। ओवरऑल क्रिकेट के स्ट्रक्चर को, डोमेस्टिक को भी डिस्कस करेंगे और इस वक्त के जो प्रेजेंट सिचुएशन, पहले टेस्ट मैच जीते, क्या कुछ उससे हमने अखज़ किया। पाकिस्तान ने थोड़ा सा ब्रांड ऑफ क्रिकेट चेंज की और तेज़ खेल रहा है पाकिस्तान टेस्ट बनिस्बत उसके जिसके लिए पाकिस्तान जाना जाता है। रिजवान हैदर क्रिकेट एक्सपर्ट, उन्होंने मुझे ज्वाइन किया। उनके साथ साथ काशिफ शबीर साहब क्रिकेट कमेंटेटर हैं। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का ज्वाइन करने का। रिजवान भाई, पहला टेस्ट मैच बड़ा अच्छा रहा और मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि हमारे पेसर्स ने एक ऐसी पिच पर विकेट ली जहां पर सारे कह रहे थे कि ये स्पिनर की पिच है। ये बड़ा हौसला अफजा बात है आगे एशिया कप और फिर वर्ल्ड कप के लिए। देखिए, पेसर्स के ऊपर आप शाहीन और नसीम को तो डाउट कर ही नहीं सकते। पिछले ओवर द लास्ट 2 इयर्स शाहीन तो आते ही एकदम छा गया था, लेकिन नसीम हैज़ बीन परफॉर्मिंग रियली रियली वेल। लाइन भी अच्छी कर रहा है, स्विंग भी कर रहा है, बॉल को मूव भी कर रहा है और उसके साथ उसकी आहिस्ता आहिस्ता आपने नोट किया होगा कि पेस भी डेवलप हो रही है। सो दैट इज़ ऑल्सो गुड फॉर पाकिस्तान। लेकिन जब आप एशिया कप और आगे उसकी बातें करते हैं तो वहाँ पे आपको जाके आपको अंदाज़ा है कि आपको स्पिनर्स के ऊपर ज़्यादा रिलाई करना पड़ेगा। क्रिकेट, वनडे क्रिकेट ऐसी नहीं होती कि आप सिर्फ फास्ट बॉलर्स पर रिलाई कर लें या सिर्फ बैट्समैनों पर रिलाई कर लें या खाली स्पिनर्स के ऊपर रिलाई कर लें। इट हैज़ टू बी ए कंप्लीट टीम कॉम्बिनेशन। और हमें यहाँ पे इस वक्त वनडेज़ में जो वीकनेस एक नज़र आ रही है, वनडेज़ में हमें नोट किया कि ओपनिंग आपकी भी अच्छी है, मिडल ऑर्डर भी अच्छा खेल रहा है, फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस भी आपके पास अच्छी हैं, लेकिन एक सकलैन मुश्ताक टाइप का स्पिनर या सईद अजमल टाइप का स्पिनर या अब्दुल कादिर या मुश्ताक अहमद टाइप का लेग और स्पिनर अगर आपके पास कमी प्रेजेंटली है। हम बात करें तो एश्विन या लॉयंस टाइप का स्पिनर हमारे पास बड़ी कमी है। बिल्कुल, इवन श्रीलंका का आप देखें, जयसूर्या इस काम में थोड़ा सा इस मैच में फंसा हुआ है, लेकिन ओवरऑल ओवर द लास्ट 1 ईयर वो हर मैच में विकेटें लेके दे रहा है एज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर। अच्छा, तो इसमें आप तो पाकिस्तान बैटिंग को थोड़ा क्रेडिट दें रिजवान भाई। पाकिस्तान बैटिंग ने बड़ी खूबसूरती से टेक्निकली हैंडल किया पहले मैच में 4 विकेटें गंवाने के बाद, और इस मैच में तो टोटल ग्रिप है पाकिस्तान की। जी जी, वेरी वेरी इंप्रेसिव। हालांकि हमें पिछले 1.5 साल से पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट में ऐसी परफॉर्मेंसेज नज़र नहीं आ रही, बावजूद इसके कि आपने होम सीरीज़ खेली, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैचों की होम सीरीज़ खेली, इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज़ खेली, न्यूजीलैंड के खिलाफ। लेकिन इससे आपको अंदाज़ा ये होना चाहिए कि इसमें प्लेयर्स का कसूर नहीं है। आप उनको अच्छी पिचेस देंगे, दे विल रिस्पॉन्ड। आप उनको जिम्मेदारी देंगे, दे विल परफॉर्म। जब आप इतनी डरी हुई विकेटें बना देते हैं, जब आप कराची, लाहौर, पिंडी की पिचों की मैं बात कर रहा हूँ, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी आपने इस डर से कि कहीं ऑस्ट्रेलिया ना छा जाए आपने नेगेटिव पिचें बनाई, इस डर से कि कहीं इंग्लैंड ना आपके ऊपर चढ़ाई कर दे आपने नेगेटिव पिचेस बनाई। तो लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो फिर आपको अंदाज़ा हो रहा है कि यार अगर ये बच्चे बाहर खेल सकते तो अपनी होम कंडीशंस का हम क्यों फ़ायदा नहीं उठाते। ये बात सही है। काशिफ भाई, कैसा रहा जी पहला टेस्ट भी और ये दूसरा? तो खैर बड़ी हम लोग अच्छी पोजीशन में हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि दोनों टेस्ट मैचेस में रन रेट हमने 4+ रखा है। अब भी 4, करंट रन रेट हमारा 4 से ऊपर था। तो बहुत अच्छे, मेरा ख्याल है जो ये क्राफ्टिंग हो रही है या ये जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट अपनाया जा रहा है, ये बहुत एक मेरे ख्याल है हौसला अफजा बात है और डिफरेंट है थोड़ा। और पाकिस्तान ने मेरा ख्याल है बाकी टीम्स के मुकाबले में थोड़ा पहले ही अडॉप्ट कर लिया है। जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से इसको अडॉप्ट किया और हम कल भी यही बात कर रहे थे। और मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ है इस बारे में कि ये जो बैट बॉल का जो नया फिनोमेना शुरू हुआ है, ये पूरी दुनिया में जाएगा। हर मुल्क इस हिसाब से क्रिकेट खेलेगा क्योंकि ये डिमांड ऑफ द डे है। और जिस तरह एवोल्यूशन हो रही है क्रिकेट के अंदर और T20 के बाद जिस तरह की नई शॉट्स ईजाद हो गई हैं, क्रिकेट जो नया स्टाइल है खेलने का, तो इसलिए हर टीम ये खेलेगी। उसकी मेन वजह ये है, आप ये देखिएगा
कि लोग ज्यादा जो है T20 की तरफ चले गए हैं, कमर्शलाइज बहुत ज्यादा क्रिकेट हो गई है, हर जगह बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली जा रही है। इस वजह से पाकिस्तान ने इस चीज को अडॉप्ट किया और पाकिस्तान शुरू के उन मुल्कों में से है जिन्होंने इस तेज क्रिकेट को अडॉप्ट किया और ये बहुत अच्छा है। और जो रिजल्ट आ रहे हैं पाकिस्तान के और श्रीलंका का जो रिजल्ट आया है पुराना पहले टेस्ट मैच में और अब जो आएगा वो दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ द वे पाकिस्तान क्रिकेट इज प्लेइंग। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बड़ा पॉजिटिव ट्रेंड है और इसको आगे जारी रहना चाहिए। और आपने जहां तक भी बात की पाकिस्तान के पेस अटैक की, तो मैं समझता हूँ क्रेडिट देना चाहिए दोनों नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी को जिस हिसाब से उन्होंने बॉलिंग की, क्योंकि कोलंबो की ट्रेडिशनली ये विकेट जो है ये बैटिंग ट्रैक है और सारे एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि बहुत लंबा स्कोर होगा, जो पहले बैटिंग करेगा उसको एडवांटेज मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान ने वो एडवांटेज श्रीलंका के पास नहीं जाने दिया। और अब जिस हिसाब से बैटिंग हो रही है लग ऐसे रहा है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ये मैच जो है ये कम से कम एक इनिंग्स और चंद रन से मैच ही जीतेगा। बहुत सही बात है। और जिस तरह की क्रिकेट पाकिस्तान खेल भी रहा है दोनों टेस्ट मैचेस में, तो बड़ी दलेर आना है। लेकिन एक चीज़ रिजवान भाई, जो पहले बैटिंग का फैसला किया श्रीलंका ने, क्या सोच कर किया कि उनके पास पेसर्स नहीं है, तो वो शायद पाकिस्तान को अगर पेस के साथ डोमिनेट करने चाहें तो, क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा था, बादल हो रहे थे, ह्यूमिडिटी थी, तो उन्होंने सोचा कि पेसर्स हमारे पास तो है नहीं, तो हम बैटिंग का रिस्क लेते, ये वजह होगी? नहीं, जनरली आप अगर टेस्ट मैच की हिस्ट्री भी उठा के देखें तो टीमें प्रेफर टू बैट फर्स्ट, बिकॉज चौथी इनिंग्स के अंदर बैटिंग करना कोई टीम पसंद नहीं करती। और श्रीलंका वांटेड टू टेक एडवांटेज कि उनके पास बेहतर स्पिनर थे, जयसूर्या को ही आप ले लें, मेंडिस हैं, कि अगर वो चौथी इनिंग में बॉलिंग कराएंगे तो अगर थोड़ा सा बैटिंग में उनको एडवांटेज मिलता है, 150-200 की भी 200 की अगर लीड ले लेते थे किसी भी सूरत में, या पहली इनिंग में अच्छा स्कोर कर लेते, तो वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी उनको प्रेशर डालने की पाकिस्तान के ऊपर। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान प्लेड वेल, अनफॉर्चुनेटली फॉर श्रीलंका, फॉर्चुनेटली फॉर पाकिस्तान, कि आपके बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। नसीम शाह को क्रेडिट जाता है पहले दिन, और इवन अच्छा, नसीम शाह, रिजवान भी नसीम शाह पे चले, मैं आप ये ज़रा बात भी पूरी करें ना, फिर मैं चाहूँगा कि हम नसीम शाह पे थोड़ी सी बात करें। इम्प्रोवाइजेशन के अमल पे हम हमेशा बात करते हैं, हम तीनों हजरात की बात कर रहा हूँ। आप जब भी कहते हैं कि इम्प्रोवाइजेशन हो, बॉलर को अपनी वैराइटीज़ में चेंजिंग लानी चाहिए, पेस को और वैरायटी को पिच के हिसाब से करना चाहिए, ये चीज़ें बड़ी इंप्रूव की हैं। ये बड़ी मैच्योरिटी चाहिए इस काम के लिए। इसके लिए आपको, मुझे जो एतराज़ अपने प्लेयर्स के ऊपर होता है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट हम कम खेलते हैं, 4, 6, 8 और 10 मैच खेल के आप टीम में आ जाते हैं। आप जो पुराने बॉलर्स पे जाते हैं ना, बेशक आप इंग्लैंड के उठा लें या लिली टॉमसन ऑस्ट्रेलिया वाले उठा लें या वसीम वकार पाकिस्तान के भी उठा लें, तो इनकी अगर 400 टेस्ट विकेट्स हैं तो उनकी 400-500 फर्स्ट क्लास विकेट्स भी हैं। सही। उनको टीम में आते आते एक्सेप्शंस ठीक है, वसीम अकरम थे कि 2 मैच खेल के फर्स्ट क्लास की टीम में आ गए, बट अदर देन दैट ये 2-2 साल 3-3 साल फर्स्ट क्लास के ग्राइंड से हो के आते हैं और फिर टेस्ट मैच में आते हैं। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये, नसीम शाह ने 1 साल में ख्याल है 1 साल भी नहीं 4 या 6 फर्स्ट क्लास, शाहीन अफरीदी के भी इसी तरह। तो हम बहुत ओवरवेलम हो जाते हैं और बहुत ही यंगस्टर्स को, रॉ यंगस्टर्स को उठा के जब टीम में लाते हैं तो उनको डेवलप होने में टाइम लगता है। दैट इज़ वाई नसीम शाह टू 2 to 3 years, 3 साल हो गए टीम में। जी हाँ, तकरीबन। और अब जाके उसने वो मैच्योरिटी शो की है, जो कि अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट की ग्राइंड से गुजरा होता तो बड़ी जल्दी वो पिक कर लेता। बहुत अच्छे। वैसे काशिफ भाई एग्री करते हैं इस बात से, खास तौर पे नसीम शाह वाली? थोड़ा सा चाहूँगा टॉस पर भी कि श्रीलंका ने जो पहले बैटिंग का फैसला किया, आपकी नज़र में क्यों किया होगा? बिल्कुल सही बात की रिजवान ने कि वो बैटिंग ट्रैक था और चौथी इनिंग कोई भी नहीं खेलना चाहता, खासतौर पे श्रीलंका के ट्रैक पर। पिछला टेस्ट मैच आप देख लें, पाकिस्तान ने 133 रन बनाने थे और पाकिस्तान के लिए कितनी मुश्किल हुई कि हमने 6 विकेटें गंवा दी इसी दौरान। अगर 40-50 रन और एक्स्ट्रा होते तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो सकता था। डेफिनेटली वही ट्रेंड इसने फॉलो किया और वो श्रीलंका की मैनेजमेंट, कैप्टन, पूरी टीम एक्सपेक्ट नहीं कर रही होगी कि सिर्फ 166 रन तक पूरी टीम जो है वो आउट होकर जाएगी, तो ये तो है ही है। दूसरी बात जो आपने बात की ना कि डोमेस्टिक क्रिकेट की पाकिस्तान की, तो आप देखें सऊद शकील की मिसाल आप लोगों के सामने कि सऊद शकील ने किस तरीके से डोमेस्टिक क्रिकेट को खेल कर आए, इंटरनेशनल क्रिकेट में लोहा मनवाया और दुनिया का पहला बैट्समैन बन गया जिसने अपनी पहली 7 इनिंग्स में 50 या उससे ज्यादा रन बनाए अपने पहले 7 टेस्ट मैचेस में। तो ये देखें, ये डोमेस्टिक क्रिकेट का खूबसूरती है। शान मसूद की अगर हम बात करें तो शान मसूद ने काउंटी में परफॉर्म किया, लेकिन डोमेस्टिक में शान मसूद परफॉर्म नहीं कर रहे, जिसकी वजह है कि शान मसूद उस हिसाब से जो उनका टैलेंट है उस तरह वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी परफॉर्म नहीं कर रहे। पिछली 16 इनिंग्स में सिर्फ 2 ऐसे इंस्टेंस हैं जिसमें उन्होंने डबल फिगर्स पे शान मसूद गए अपने स्कोर को लेकर। तो ये डोमेस्टिक को स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है। इसी दौरान मैं आपको ये भी बताऊं कि अब जो खबरें आ रही हैं, बल्कि आपको पता है कि मिसबाउल हक बन गए हैं टेक्निकल कमेटी के फॉर पीसीबी चेयरमैन। तो वहां पर चाहिए मिसबाउल हक को कि अब वो डोमेस्टिक
क्रिकेट पे फोकस करें, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी को इम्प्रूव करें और ऐसे लेकर आए डोमेस्टिक क्रिकेट के वहां से आपको प्लेयर मिले। वहां पर ऐसी लोगों की ग्रूमिंग होनी चाहिए प्लेयर्स की, क्योंकि वो हमारी असल नर्सरी है जहाँ से प्लेयर निकल कर आते हैं। जब तक आप डोमेस्टिक में काम नहीं करेंगे आपको टैलेंट नहीं मिलेगा। टैलेंट निकालना बहुत जरूरी है। अब तो दौर वो आ गया कि एक वक्त में 2-2, 3-3 टीमें जो है वो आपकी दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर जाकर खेल रही होती है, जिस तरह इंडिया की मिसाल आपके सामने है। तो वही मिसाल पाकिस्तान को भी सेट करने की जरूरत है। टैलेंट बहुत ज्यादा है हमारे पास, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने की जरूरत अच्छा, है। एक और चीज़ भी है काशिफ शबीर साहब, इंजमामुल हक साहब आपको याद होगा जब टीम सेलेक्ट कर रहे होते थे तो वो ये कहते थे मैं ये देखता हूँ कि किस प्लेयर ने किस पिच पर किस कंडीशन में कितना स्कोर किया। मैं ये नहीं देखता कि सेंचुरियाँ कर दी, 200 कर दिया डोमेस्टिक में। वो कहते हैं मैं कंडीशन और पिच के एनवायरनमेंट को देखते हुए कि प्लेयर कैसा खेला उस पर ज़्यादा फोकस होता हूँ। ये वैसे बड़ी अच्छा पॉइंट है। बिल्कुल होना ही चाहिए। आप देखें ना, अगर आप स्कोर जो है दुबई की कर लें में कर लें, लेकिन जब आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका जाएं वहां स्कोर ना कर सकें, इसका मतलब है कि आपकी टेक्निक में प्रॉब्लम है। टेक्निक ऐसी होनी चाहिए जो हर मौके पर हर मुल्क में जाके आप अपने आप को एडजस्ट कर सकें। तो ये बहुत जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में आकर अपने होम में ऐसी पिचेस बनाकर देनी पड़ेंगी प्लेयर्स को, ताकि वो वहां पर परफॉर्म करके दिखाएं। ड्रॉप इन पिचेस की कितनी बात की रमीज राजा ने पहले, लेकिन बदकिस्मती से कोई एक भी ड्रॉप इन पिच जो है वो पाकिस्तान में नहीं बन सकी। हम पिचेस की क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं कर सके, तो इसलिए इस पे फोकस करने की, काम करने की बेहद जरूरत है पाकिस्तान। अच्छा ये बताएं, मिसबाह उल हक एक बार फिर इस रोल में है पीसीबी के, इससे पहले तो बड़े पावरफुल रोल में थे, हेड कोच भी रहे, चीफ सेलेक्टर भी हो गए, सारा कुछ किया उन्होंने। अब वो मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ के मुशीर हैं। अच्छा रिजवान भाई, ये भी एक अब मुशीर इधर भी आ गए। पहले तो हम वज़ीर आज़म के मुशीर देखते थे ना, अब इधर भी आ गए। तो वो अब कमेटी के जो चेयरमैन हैं उनके मुशीर हैं, समझ लें पीसीबी के ही चेयरमैन इस वक्त अमली तौर पर अगर देखें तो वही। ये जो सिलसिला है कि प्लेयर्स घूम फिर कर हमारे पास एक लिमिटेड नाम है जो वापस आ जाते हैं। शाहिद आफरीदी ने तो खैर हाथ पांव जोड़े, उसने कहा मैं नहीं खेल रहा भाई, मैं इसमें नहीं, इस चक्कर में नहीं पड़ता। मिसबाह उल हक का रोल कितना इंपॉर्टेंट देख रहे हैं? देखिए ये डिपेंड करता है कि वो कितने इन्फ्लुएंस के साथ आए हैं। मैं आपकी इस बात से तो बिल्कुल एग्री करता हूँ कि वी आर लिमिटेड टू सर्टन प्लेयर्स। मिसबाह हो गए, रमीज़ हो गए, हारून रशीद हो गए, ये ले दे के वही प्लेयर्स वापस आ जाते हैं। आपके 3 मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं, उसके लिए आपको और टेक्निकल कमेटी का जो बेसिक रोल होना चाहिए ना, वो ये नहीं होना चाहिए कि टेस्ट टीम को देखते जाएँ, उनको ठीक कराएं। वो ग्राइंड से होके आए हैं, वो मेन टीम में खेल रहे हैं, उनका ये रोल ट्रेनिंग और टेक्निकल के नहीं है। इनका रोल वही है जो काशिफ ने बताया कि यार फर्स्ट क्लास क्रिकेट को ठीक करो, पिचों को ठीक करो। आपके पास जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की डिफाइंड है कि जी पर्थ की विकेट कैसी है, मेलबर्न की कैसी है, सिडनी की कैसी है और एडिलेड की गैबा वाली कैसी है। इसी तरह लॉर्ड्स वगैरह का आपको पता होता है कि यार लॉर्ड में किस तरह बॉल किस टाइम पे स्विंग करती है, ओवल की क्या है, हेडिंगली में क्या है। हमारी सारी पिचें रावलपिंडी को फॉलो कर रही हैं। जिधर 6 की एवरेज से टेस्ट मैच में रन शुरू हो जाता है, फिर आपके प्लेयर उभरते नहीं हैं। वो प्लेयर आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में क्या करेंगे अगर उनको पिंडी की पिचों पे या लाहौर। आपको याद होगा मुल्तान में एक ज़माने में बड़ी फास्ट पिच थी, जब आप 4 और सियालकोट की पिच को भी शुरू में जब आई थी तो 4-4 फास्ट बॉलर्स के साथ पाकिस्तान गया 89 वाली इंडिया की सीरीज़ में। उससे आपके उस जमाने में फिर आपके फास्ट बॉलर्स निकलना क्या शुरू हुए, क्योंकि फर्स्ट क्लास तो खेल रहे थे ना, बेशक टेस्ट मैच आप उसको ना खिलाते थे। आपके पास वसीम, वकार, आकिब, उसके बाद आमिर नज़ीर और अता और रहमान और लाइन लगी हुई थी, ख़त्म नहीं होते थे। अब आपके पास बीच में बिल्कुल ख़त्म हो गए। अब आपके पास स्पिनिंग विकेट्स नहीं है तो आपके पास स्पिनर नहीं आ रहे। यू डोंट हैव अ सिंगल स्पिनर हु इज़ वर्ल्ड क्लास, जो अभी भी आप एशविन के मुकाबले में, नेथन लायन के मुकाबले में या किसी और इंटरनेशनल लेवल के स्पिनर के मुकाबले में लेके आ जाएं। लेग स्पिनर को तो शायद उस तरह की रिस्पॉन्सिव पिचेस नहीं चाहिए थी, लेकिन ऑफ स्पिनर और लेफ्ट आर्म स्पिनर को चाहिए होती हैं, बिल्कुल चाहिए होती है, फेवरेबल कंडीशंस। इसी तरह ये आपके बैट्समैन जो काशिफ ने बात की थी कि ऑस्ट्रेलिया जाके क्यों फेल हो जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाके इसीलिए फेल हो जाते हैं कि उनकी बाउंस वाली विकेट्स पे खेलने की प्रैक्टिस ही नहीं है। इंग्लैंड तो फिर ये काउंटी शाउंटी खेल के आ जाते हैं ना। तो डोमेस्टिक हो गया ना रिजवान भाई, डोमेस्टिक में हमारी पिचेज ही ऐसी हैं। सर अगर मैं इसको कंपेयर करूं इंडिया के साथ, तो इंडिया इज़ द ओनली टीम जो कि 2 दफ़ा जाके ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज हरा के आई है। आप पाकिस्तान को जब लेते हैं ना तो 1996 के बाद पाकिस्तान इज़ नॉट वन अ सिंगल टेस्ट मैच इन ऑस्ट्रेलिया। तो यू नो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो गया कि भाई हम तो टेस्ट मैच तो क्या मतलब सीरीज तो छोड़ ही दें ना, आप टेस्ट मैच नहीं जीत सके 1900 मोर देन 20 ईयर्स। हमारा रिकॉर्ड न्यूजीलैंड जाकर भी ऐसा है और ऑस्ट्रेलिया जाकर भी ऐसा है, इवन साउथ अफ्रीका में बेटर है, लेकिन साउथ अफ्रीका में भी आप आज तक सीरीज नहीं जीत सके। अभी लेकिन रिकॉर्ड बेटर है, हम वनडे जीत लेते हैं, टेस्ट में भी वनडे समथिंग एल्स। लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया जाकर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ये टेस्ट वाला मामला है। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ,
तो ज़रा बात करेंगे जिनका नाम चीफ सेलेक्टर के लिए आ रहा है वो लोग कौन है, और क्या इससे पहले वो जिस रोल में रहे हैं उसको वो जस्टिफाई कर चुके हैं। कुछ तो नहीं रहे। एक नाम तो अजहर अली का ऐसा है जो अभी तक किसी रोल में नहीं रहे, लेकिन वो पाकिस्तान टीम के कैप्टन ज़रूर रहे और बड़े मुस्तनद बैट्समैन रहे हैं। उन्होंने रिटायरमेंट ले ली हालिया, तो अब उनका नाम चीफ सेलेक्टर की दौड़ में आ रहा है। तो कुछ नाम है, मैं वो बताऊंगा, फिर उस पर भी बात करूंगा एक्सपर्ट से। वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। अब ब्रेक पर जाने से पहले ज़रा बात कर रहे थे, मैं कुछ नाम बताता हूँ, वो ज़ेरे गौर है। अभी कंफर्मेशन किसी चीज़ की नहीं है, लेकिन चलें जी, जो नाम सामने आते हैं उस पर थोड़ी सी बात करके देखते हैं। मिसबाह उल हक का रब्ता हुआ राशिद लतीफ़ साहब से, अजहर अली से, मोहम्मद हफीज़ से भी। इससे पहले वकार यूनुस, इंजमाम उल हक, अजहर अली का नाम ऑलरेडी पहले भी था। तो साबिक चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम और मुश्ताक अहमद, इनके भी नाम हैं। ये सारे नाम हैं जी जो इस वक्त चीफ सेलेक्टर की दौड़ में शामिल है। कुछ ने माजरत कर ली है, और जिन लोगों ने माजरत की है उन्होंने शायद अक्लमंदी की है। वो समझते हैं कि जो मिक्की अर्थर ने किया है ना वही काम करना चाहिए। उन्होंने सोचा ऑनलाइन हम भी चीफ सेलेक्टर बन जाएं, क्योंकि जो हालात हैं पीसीबी के उसके मुताबिक तो यही लग रहा है। हाँ जी रिजवान भाई, ये जो नाम मैंने बताए हैं, वकार यूनुस, इंजमाम उल हक, अजहर अली को छोड़ दें तो राशिद लतीफ़ हो गए, और हफीज़ को भी चले निकाल देंगे। दो लोग अभी तक किसी रोल में नहीं आए, अजहर अली और मोहम्मद हफीज़, लेकिन साबिक चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम हो गए, इंजमाम उल हक हो गए, वकार यूनुस हो गए, राशिद लतीफ़ हो गए, मुश्ताक हो गए, किसी ना किसी रोल में पीसीबी के साथ जुड़े ही रहे। देखिए आपके ये तो 6 नाम, आप 7 नाम बता रहे हैं ना, और अजहर और हफीज़ के अलावा बाकी सारे वही हैं जो ले दे के आपको, ठीक है, अच्छे क्रिकेटर्स रहे हुए हैं। लेकिन पर्सनली आई फील कि अब वो वाला टाइम आ गया कि जिस तरह आपको टीमें डिफरेंट चाहिए ना, T20 टेस्ट मैच और वनडे में, उसी तरह शायद आपको सिलेक्टर्स भी डिफरेंट चाहिए, डिफरेंट फॉर्मेट्स के। और बेसिकली सिलेक्टर्स का जो टेस्ट के सिलेक्टर्स हैं उनका काम सिर्फ टेस्ट की टीम सिलेक्ट करना नहीं होना चाहिए, उनका काम होना चाहिए जाके डोमेस्टिक मैचेस को देखें, हर ग्राउंड में जाके देखें, ताकि आप उस हिसाब से प्लेयर अपने लिए हमारे डिसाइड पास कर रेड सकें। बॉल का वाकई मसला है। हमारे पास स्पिनर तो अब काल पड़ता जा रहा है। आपके पास स्पिनर भी काल पड़ता जा रहा है, आपके पास अब जाके बड़े अरसे के बाद थोड़े से बेहतर ओपनर्स आए हैं टेस्ट मैचों में, लेकिन इवन देन वो आपने उनको अभी तक जहाँ पे चेक किया है वो आपने या पाकिस्तान में चेक किया है या बांग्लादेश श्रीलंका में चेक किया है। सो दे हैवंट प्लेड इन इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। और ऐसी पिचें जब आप देंगे, और सिलेक्टर्स को ये इन्फोर्स करना चाहिए कि यार भाई पिचें ठीक बना के दो, इस तरह की उनकी से होनी चाहिए पिचेस के अंदर, होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ये बात ठीक है। और कोच की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए कि यार मुझे पिचेज ऐसी चाहिए, कोच को बार बार ये कहना चाहिए। काशिफ भाई, काफ़ी सारे नाम तो मैंने ले लिए हैं, कोई इक्का दुक्का नाम जो है वो मुझे लगता भी है कि वो उन्हीं में से घूम फिर के होंगे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रोल में पहले भी रहे हैं। साबिक चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम, बड़ी विचारों पर तनकीद होती रही, लैपटॉप चीफ सेलेक्टर कहते रहे लोगों ने, एक बार फिर उनका नाम आ रहा है, एक बारी फिर वसीम। देखें, जिस तरह हम कहते हैं ना कि अगर टीम में किसी प्लेयर को तो उसका कोई क्राइटेरिया और परफॉर्मेंस होनी चाहिए, उसी तरीके से सेलेक्टर और ये कोचेस, इनकी भी कोई परफॉर्मेंस चाहिए, कोई क्राइटेरिया, किस बेसिस पे हमने दोबारा सेलेक्ट। अगर ये पहले थे तो फिर इनको हटाया क्यों किया? अगर इनको हटा किया है तो फिर तो ऐसा चेयर के पास बाकी सलाहियत हो कि उसको परफॉर्म करके दिखा सकता है पाकिस्तान। तो मैं तो समझता हूँ बड़ा फॉर्चुनेट है कि हमारे पास 2-4 ही है। अच्छा काशिफ भाई ये बताएं, राशिद लतीफ़, मोहम्मद हफीज़ और अजहर अली, ये थोड़े से नए नाम भी हमने देखे ना। तो मोहम्मद हफीज़ रीसेंट प्लेयर भी है, चीज़ें भी अच्छी जानता है, क्या कहते हैं? देखिए, राशिद लतीफ़ एक ऐसा नाम बता रहे हैं जिस टेक्निकली बहुत ही के बारे में कहा जा सकता है वो अच्छी सिलेक्ट होगी, लेकिन मोहम्मद अली ये तो क्रिकेट के खेल के बाहर गए हैं, ना इन्होंने कोई मैनेजमेंट के कोई कोर्सेज किए हैं, ना इन्होंने कोई सीखा है, तो किस बेसिस पे हम लेकर आ रहे हैं यार। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ ज़्यादा जुड़े हैं, प्लेयर्स को ज़्यादा जानते हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक बेहतर चॉइस हो सकते हैं हफीज़ या अजहर अली में से। देखें, देखना जुड़ना मेरा नहीं ख्याल से ज़्यादा जुड़े होंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे थे, डोमेस्टिक ना ये खेलते थे, ना ये प्लेयर के साथ ज़्यादा जुड़ते थे, इनको तो टाइम ही नहीं मिलता था डोमेस्टिक खेलने का। तो आपको लाना पड़ता वो तजुर्बेकार लोगों को जिनका वाकई तजुर्बा है क्रिकेट के अंदर। और ज़रूरी नहीं है, मैं तो फिर बात वही करता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि सिलेक्शन के लिए आपके पास क्रिकेटर्स ही ऐसे क्रिकेटर हो जिसका बहुत बड़ा नाम वही सिलेक्शन कर सकता है। उसके लिए आंख चाहिए, उसके लिए आपको पूरा कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए कि आप इस प्लेयर को सिलेक्ट कर सकते हो, तो वहां पर काम करने की जरूरत है। और आप एक और भी चीज हो सकती है कि आप ऐसे प्लेयर को पहले डोमेस्टिक टीम दें, वो वहां परफॉर्म करके दिखाए, उसके बाद आप उसको नेशनल क्रिकेट में लेकर आए। अच्छा, अब्दुल रजाक कर रहा है, वो तो डोमेस्टिक के साथ कोचिंग भी कर रहा है। अब्दुल रजाक का नाम मैं नहीं सुनता।
जी मैं आपको वहीं पर लेकर आ रहा था। देखें अब्दुल रज़ाक ने केपी टीम के ऊपर काम किया और केपी ने रिजल्ट भी दिखाए। ऐसे प्लेयर को ला सकते हैं क्योंकि आपने डोमेस्टिक में तो सीख किया हुआ है। अच्छा दूसरी बात यह है कि हम डोमेस्टिक टीमों के लिए और वहां के लिए नेशनल कोचेस को भी ला सकते हैं जो लड़कों को वहां पर डोमेस्टिक सिस्टम में और उस लेवल पे पहले परफॉर्म करके दिखाएं, वहां पर उनकी ट्रेनिंग की जाए और फिर वो जो है घूम होकर आपके इंटरनेशनल सर्किट में आए तो फिर भी वहां बेहतरी आ सकती है। क्या कहते हैं रिजवान भाई अब्दुल रज़ाक? मैं अब्दुल रज़ाक से ज़्यादा काशिफ की पहले बात से एग्री कर लूँ। उसकी वजह ये है कि ये बिल्कुल इन्होंने ठीक है कि जब तक आपकी लोकल टीम के सिलेक्टर्स को रोल और ग्रूम नहीं करेंगे ना कि यार ये पंजाब का सिलेक्टर है या ये लाहौर का है, ये कराची का है, ये सिंध का है, और वहाँ से उनकी परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन होनी चाहिए जो कि पीसीबी मॉनिटर करे, और उसके बाद उनको आप बेशक उनको आप अपग्रेड करके तो नेशनल टीम में लेके आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास टेस्ट क्रिकेटर्स ही हों, आपके पास सारे विकेट कीपर सिलेक्टर्स भी हो सकते हैं जिनको पीछे से सारा नज़र आ रहा होता है। सो दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनको उनका ग्रूमिंग सिस्टम होना चाहिए, उनका मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए जिस पर उनकी मार्किंग हो, जिस तरह अंपायर्स को आप करते हैं उसी तरह आप अगर सिलेक्टर्स की भी मार्किंग रखें तो देन यू गेट द बेस्ट सिलेक्टर्स आउट देयर। अच्छा जी, अब जरा बात करते हैं, आप सिलेक्टर्स की बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक के स्ट्रक्चर पे थोड़ी सी बात करता हूँ फिर वापस आते हैं। उससे पहले एक सीरीज़ होगी जी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की ही इन मैचेस की सीरीज़ होगी। पाकिस्तान ने जाना है ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए। रिजवान भाई इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ी देर पहले रिजवान भाई ने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया में हमारे अच्छी परफॉर्मेंसेज या अच्छे रिकॉर्ड्स अभी नहीं है, बहुत लंबा अरसा हो चुका है। तो रिजवान भाई अब हो गया ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़, टीम आपके सामने है, मेरा तो ख्याल है टीम हमारी बैलेंस है, पेसर्स का रोल वहाँ होता है और पेसर्स हमारे अच्छे हैं। ऑस्ट्रेलिया अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पिछली दफ़ा तो हम होम पे ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे, फिर हम इंग्लैंड से हार गए, न्यूजीलैंड से बड़ी मुश्किल से हमने ड्रॉ किया। वी हैवंट वन अ टेस्ट मैच इन ऑस्ट्रेलिया। अगर तो ये टीम इस माइंड फ्रेम के साथ जाएगी कि जनाब हम तो 25 साल से जीते नहीं वहाँ पे, या बल्कि ज़्यादा साल से जीते नहीं, नॉट इवन अ सिंगल टेस्ट मैच, तो फिर तो आप समझ लें कि रिजल्ट आपका आना है 3-0। और जो अभी आप मुझे बता रहे थे ना कि हम टेस्ट चैंपियनशिप में ये पहला मैच जीत के और अगला भी जीत जाएंगे, अगर जीतते हैं तो हम नंबर 1 पे, और पहला जीत के भी अब टेबल पे हम नंबर 1 है, तो ये ज़्यादा देर टिकना नहीं है। क्योंकि जब आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं ना तो सिडनी में आपका टेस्ट मैच है, मेलबर्न में है, और मेरा ख्याल है एडिलेड में तीसरे वाला या गैबा में है। तो वहाँ पे जो आपका रिजल्ट आना है वो मोस्ट प्रोबेबली हिस्ट्री को देखते हुए अगर वेदर खराब ना हुआ तो 3-0 आपने हार जाना और आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नहीं यार ऐसा नहीं है, अगर हम जीतते हैं फिर पॉइंट्स टेबल पर तो सिचुएशन चेंज कर देंगे हम। नहीं देखिए, हमारी तो टीम आप वो वाली बातें कर रहे हैं, इतनी बुरी नहीं है फिर वो हर दफ़ा यही होता है, उधर जाके आपके प्लेयर्स इंजर्ड भी हो जाते हैं, फास्ट बॉलर्स की भी टांगे रह जाती हैं हिस्टोरिकली को छोड़े इस टीम नहीं, मुझे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोई उम्मीद नहीं है कि हम जीतेंगे। हम लेट्स टॉक अबाउट दिस सीरीज कि हम बहुत अच्छा खेल रहे हैं और ताकि उस तक रहें। फिर आपने मुझे कहना है कि तुम नेगेटिव हो जाते हो, नेगेटिव की बात नहीं है, हिस्ट्री भी ये बता रही है। और रिसेंटली अब देखें होम सीरीज के अंदर हमने इतनी डरी हुई पिचें बनाई ऑस्ट्रेलिया से, उनके एक स्पिनर था और फिर भी हम उनसे रह गए। सो आई डाउट दैट पाकिस्तान के। क्या कहते हैं काशिफ भाई, ये तो आपको पता ही है रिजवान ये भाई, डेट याद रख लें, ये डेट याद रख लें। चले मैं बल्कि प्रोग्राम याद रखूंगा, इसी को हम निकलवाएंगे काशिफ भाई जिस वक्त पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच हराएगा। नहीं हराना जो है वो तो खैर शायद थोड़ा मुश्किल हो जाए, लेकिन जो 3-0 पाकिस्तान को वहां पर हरा रहे इतने बुरे तरीके से, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान ये वो टीम है जो पहले वहां से हार कर आई थी। बड़ी बैलेंस टीम है पाकिस्तान की। और अभी थोड़ी देर पहले पान के बात कही कि टीम इज ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन देखें तो पाकिस्तान दुनिया की वो वाहिद टीम है जिसके पास 4 150 प्लस के बॉलर्स कोई शक नहीं इसमें। और उसके बाद बाबर आजम जैसा बैट्समैन आपके पास मौजूद है। ओपनर्स आपकी अच्छी निक अच्छी फॉर्म में है और ये तुक्के वाले ओपनर नहीं है आपके। अगर आप इनकी टेक्निक देखें तो टेक्निक इनकी बहुत जबरदस्त है। शान मसूद पाकिस्तान में परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन यही वो शान मसूद है जिन्होंने काउंटी में डबल सेंचुरी बनाई। लेकिन अभी इस टेस्ट मैच में काशिफ भाई शान ने जैसी रिक्वायर थी ना इनिंग वैसी खेली है, बहुत तेज इनिंग खेली है, 48 बॉल्स पे 50 कर गया अपनी। यार यहाँ पर मैं वैसे आपसे एग्री नहीं करता, शान मसूद को थोड़ी जल्दी में लग रहे थे इस इनिंग में मुझे, मतलब कहीं जाना हो तेज आप तेज जरूर खेलें लेकिन थोड़ा मतलब तरीके से तो खेले ना। 50 को 100 में कन्वर्ट करना चाहिए था शान मसूद जिस फॉर्म में नजर आते थे। लेकिन अब्दुल्ला ने एक्सीलेंट इनिंग खेली है जी। नहीं बहुत अच्छी इनिंग खेली है, एक्सीलेंट तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन ठीक है अच्छी इनिंग खेली शान मसूद ने। लेकिन नहीं अब्दुल्ला शफीक जी, अब्दुल्ला शफीक तो बहुत जबरदस्त खेले और आप देखें टेक्निकली बहुत साउंड है अब्दुल्ला शफीक।
अगर आपके पास अब्दुल्ला शफीक, सऊद शकील और बाबर आजम 3 ऐसे प्लेयर्स हैं जिन पे आप रिलाय कर सकते हैं। मैं तो अब आगा सलमान को भी कहता हूँ, वंडरफुल प्लेयर है मैं यार वही काशिफ कहने भाई। लगा हूँ, डाउन द लाइन आपके पास सलमान आगा जैसा प्लेयर है जो जैसी इनिंग चाहिए वो वैसा वो खेलने की सलाहियत रखता है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान का स्क्वाड बहुत बेहतर है, इनको बस थोड़ी सी और ट्रेनिंग की जरूरत है और इंशाल्लाह पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा ऑस्ट्रेलिया में जाकर। रिजवान भाई, बैलेंस टीम है, प्रोवाइडेड आप तो कह रहे हैं बैलेंस नहीं है। काशिफ भाई ने इतनी बैलेंस टीम बताई है, हमारे प्रोवाइडेड पेसर्स है। इंजरी ना हो जाए, इसके लिए जरूरी ये है कि इन लड़कों को रोटेशन पे आप खिलाएं। हाँ, एक ही पे इतना ज्यादा वर्कलोड मैनेज करें, उनका वर्कलोड मैनेज करना बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। हाँ जी रिजवान भाई। चलें, आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन आई स्टिल प्रेडिक्ट दैट इट्स गोइंग टू बी a 3-0 रिकॉर्ड। मैं एक उस दिन फ़ोन पे था तो वो सही तरीके से बात कर नहीं सका। मैं शान मसूद पे एक छोटी सी आपको नज़म सुनाना चाहता हूँ। नज़म तो नहीं है, अच्छा। मतलब देखें, शान मसूद प्लेड रियली वेल इन काउंटी क्रिकेट और उस बेसिस के ऊपर वो टीम में आया। T20 की T20 में जब हमने खिलाया तो हम सब ने फील किया कि यार बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन वो ज़रा थोड़ा सा ना वो मेरे ख्याल है वनडे को सूटेड है। फिर जब वनडे आपने उसको खिलाया तो सबको फील हो गया यार बाकी बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन शायद ये टेस्ट मैच के लिए ठीक है। और जब आपने उसको टेस्ट मैच खिलाया तो आपको फील हुआ यार ये तो 120 के 30 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। तो भाई इसका आइडेंटिटी क्राइसिस है इस बच्चे का। वो जो कह रहे थे ना थोड़ा जल्दी में लग रहे थे टेस्ट मैच में जल्दी नहीं करनी होती, ये इनको समझाना पड़ेगा। अगर वो 33 इयर्स के हो गए और टेस्ट एवरेज उनकी 28 की है तो वो सारी उम्र एक मीडियोकर प्लेयर माने जाएंगे। अग्री। ही हैज़ टू परफॉर्म। उनको कुछ 4-6 सेंचुरियाँ लंबी इनिंग्स खेलनी पड़ेंगी, अपनी एवरेज 35 से ऊपर लेके जानी पड़ेगी ताकि एक रीजनेबल प्लेयर के तरीके से याद रखे जा सके। यार इमर्जिंग एशिया कप आप दोनों हजरात ने देखा। काशिफ भाई, मुझे तो मुबस्सिर की भी बड़ी इंप्रेसिव लगी परफॉर्मेंस। मेहरान बहुत अच्छा स्पिनर है, लेफ्ट में कमाल की बॉलिंग कर रहा है लेफ्ट आर्म से। फिर मुकीम थोड़ा PSL खेला तो घबराया हुआ था, मुबस्सिर भी थोड़ा घबराया था, बच्चे हैं, लेकिन इमर्जिंग एशिया कप में उनकी परफॉर्मेंस बड़ी निखर के आई और पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला। एक चीज़ और इसी में ऐड करूंगा क्योंकि अब थोड़ी सी डिस्कशन इस पर भी करते हैं। हारिस ने अपने आप को लोअर मिडिल ऑर्डर पर उस लेकर गया ताकि वो समझ गया कि इफ्तिखार वाली जगह पर एक हार्ड हिटर की ज़रूरत है, तो वो शायद अपने आप को वहाँ पर प्रमोट करना चाह रहे हैं या ग्रूम करना चाह रहे हैं। हाँ जी काशिफ भाई। इसमें कोई दो राय नहीं। तो पाकिस्तान की टीम बड़ी अच्छी टीम थी इमर्जिंग में और इस हिसाब से उन्होंने खेला। आपने उसका नाम नहीं लिया, मेरे देन से नाम निकल, जिसने सेंचुरी की है फाइनल में। अरे तैयब ताहिर। 29 साल के इमर्जिंग प्लेयर की बात कर रहे हैं आप, तैयब ताहिर जी। चले वो तो अनफॉर्चुनेट बात है हमारे सिस्टम का। नहीं अनफॉर्चुनेटली, सॉरी मैं एक सेकंड कट ऑफ कर दूं आपको कि वो देखें आपके रूल्स में था कि आप इसके लेके जा सकते हैं तो पाकिस्तान लेके गया, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं ठीक, आप बात ठीक करें। आप अगर इंडिया का देखें तो इंडिया में सारे इमर्जिंग है, बाकी वो अंडर 16, 19 और अंडर 20 के लड़के थे जो वहाँ पर खेल रहे थे। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि ये वो टैलेंट तो जिसको आपने आगे ग्रूम करना है और आपने इनको आगे लेकर चलना है। साइम अयूब का आपने जिक्र नहीं किया, आपने उमैर बिन यूसुफ का जिक्र नहीं किया। यार ये तो गलत ये दो टैलेंट प्लेयर है जिस पे नजर होनी चाहिए मिसबाहुल हक की और PCB मैनेजमेंट। अच्छा, मैं स्पिनर का जिक्र कर रहा था, मैं चाह रहा था बैट्समैन का जरा थोड़ी सी देर में करता हूँ। स्पिनर के हवाले से मुझे लगता है ये जो 3 स्पिनर मैंने देखे इन पे काम करना चाहिए। बिल्कुल काम करना चाहिए, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि काम करने वाला इस काबिल हो कि वो इन पे काम कर सकता हो और इनको ट्रेन कर सकता हो। लेकिन ये सिर्फ क्राइटेरिया ना हो कि उसने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है कि आप उसको ऐसा कोच वहां पर बिठा दे। मैं यही कह रहा हूँ कि आपको सिस्टम को बेहतर करने की जरूरत है, सिस्टम को इंडिपेंडेंट करने की जरूरत है। ऐसा सिस्टम बनाएं जिसमें से प्लेयर्स निकलें। अगर आपने वकार यूनुस और मिसबाहुल हक को पहले रिजेक्ट करके निकाला हुआ है एज अ कोच, तो फिर आकर क्या नया काम कर देंगे कि वहां से कोई टीम में कोई बेहतरी आ सके। तो इसलिए इन लोगों पे काम करने की जरूरत है। आपने अभी खुद कहा कि इमर्जिंग का मतलब है कि टैलेंट पाकिस्तान के पास मौजूद है, लेकिन इस टैलेंट को निखारना कैसे है, इसको आगे ले जाके ग्रूम कैसे करना है और बेहतर कैसे करना है, ये डिपेंड करता है मैनेजमेंट के ऊपर, ये डिपेंड करता है सिस्टम के ऊपर कि आप सिस्टम को कितना मजबूत और सिस्टम को कितना इंडिपेंडेंट बनाते हैं। ये ना हो कि एक गवर्नमेंट आती है तो पाकिस्तान का पूरा सिस्टम बदल जाए, PCB सारी बदल जाए, नई गवर्नमेंट आए तो फिर नया सिस्टम आ जाए। तो इसलिए ये देखना पड़ेगा कि इसको आपको इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा, ऑटोनोमस करना पड़ेगा। इसके ऊपर कोई सियासी छाप ना आए इस सिस्टम के ऊपर। फिर आप लड़के ग्रूम भी होंगे, प्लेयर्स बनेंगे भी और फिर पाकिस्तान की टीम बेहतर से बेहतर आगे की तरफ मूव करेगी। छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ तो जरा बात करेंगे जिनका नाम चीफ सेलेक्टर के लिए आ रहा है वो लोग कौन है
और क्या इससे पहले वो जिस रोल में रहे हैं उसको वो जस्टिफाई कर चुके हैं? कुछ तो नहीं रहे। एक नाम तो अजहर अली का ऐसा है जो अभी तक किसी रोल में नहीं रहे, लेकिन वो पाकिस्तान टीम के कैप्टन ज़रूर रहे और बड़े मुस्तनद बैट्समैन रहे। उन्होंने रिटायरमेंट ले ली हालिया, तो अब उनका नाम चीफ सिलेक्टर की दौड़ में आ रहा है। तो कुछ नाम है, मैं वो बताऊंगा, फिर उस पर भी बात करूंगा एक्सपर्ट से। वापस आते हैं ब्रेक। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे ज़रा हमारे ओवरऑल क्रिकेट पर, ब्रांड ऑफ क्रिकेट पर। पाकिस्तान इज़ डूइंग गुड, ऑस्ट्रेलिया जाना है, कैसे खेलना है, फिर अब ज़रा वर्ल्ड कप और एशिया कप, इस पर बात करते हैं। पिचेस ऑलमोस्ट वैसी होंगी। मुझे ये अच्छा लग रहा है कि हमारे पेसर्स जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं श्रीलंका में, क्योंकि एशिया कप भी ऑलमोस्ट श्रीलंका में ही होना है। 3-4 मैचेस हमारे पास हैं, बाकी सारे वहाँ हैं। फिर इंडिया में भी कोई पिचेस ज़्यादा तब्दीली के साथ नहीं होंगी, इस पर भी बात करेंगे। थोड़ी सी एशियस पर भी बात करूँगा। बेसबॉल क्रिकेट बड़ी पॉपुलर हुई, लेकिन जो रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ थी, जहाँ पर आना चाहिए था वहाँ पर थोड़ी सी गलती कर गया चौथे टेस्ट मैच में इंग्लैंड एशियस के, और वहाँ पर उसको ड्रॉ करवा दिया। 590 प्लस स्कोर कर दिया और दो इनिंग्स ऑस्ट्रेलिया खेल गया। रिजवान भी किस पे पहले बात करनी है, एशियस पे या फिर ज़रा वर्ल्ड कप और जो एशिया कप है उस पे? आप करें सर, एशेज पे करें। देखिए, एशेज पे मैं शुरू में तो आई वाज वेरी सपोर्टिव ऑफ द बेसबॉल क्रिकेट। जब इंग्लैंड की टीम ने पिछली एशेज हारने के बाद, आप तो हमें भी कहते थे ऐसी खेलनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन उसका रिजल्ट पाकिस्तान में आके उनको मिला। बड़ी पॉजिटिव क्रिकेट खेली, पिंडी के वाले मैच में 6 की 7 की एवरेज से वो टेस्ट मैच में स्कोर करते रहे। लेकिन नाउ आई हैव कम टू द कंक्लूजन कि जब आप ये छोटी छोटी टीमों के खिलाफ तो आपका चल जाता है, जो आपके लेवल की टीम हैं, लेकिन जब आप डिफरेंट बॉल गेम में आते हैं ना, इंडिया के खिलाफ, आई पर्सनली थिंक इंडिया ऑस्ट्रेलिया आर द बेस्ट टीम्स राइट नाउ इन टेस्ट मैच क्रिकेट। तो जब उस लेवल पे आप आते हैं तो फिर ऑस्ट्रेलिया के आगे आप देख लें, होम के ऊपर 2 मैचेस वो हार गए पहले 2, ठीक है। तीसरे में भी नेथन लायन गॉट इंजर्ड, दैट इज द रीजन ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट, क्योंकि नेथन लायन का बहुत बड़ा रोल है। टेस्ट मैच बेसिकली एक टेस्ट, उसका नाम टेस्ट है, यानी कि वो आपका टेस्ट लिया जा रहा है बैटिंग का भी, बॉलिंग का भी, ओवर अ पीरियड ऑफ 5 डेज। ये बेसबॉल क्रिकेट 1, 2, 3 मैच या 6 मैच या एक सीरीज आपको जिता देगी, लेकिन जब आप प्रॉपर टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ खेलेंगे तो फिर बेसबॉल आपकी मुझे तो फेल होती हुई नजर आ रही है। काशिफ भाई, ये जो चौथा टेस्ट हुआ है, इसके ड्रॉ होने की रीजन आपकी नज़र में क्या है? मेरी नज़र में तो इंग्लैंड की अपनी बेवकूफ़ी है, उसको ड्रैग कर गए उस इनिंग्स को 590 प्लस वाली। ड्रैग तो खैर ऐसा नहीं करके, लेकिन बस वेदर के आगे तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि फिर भी उनको देखना चाहिए था, वेदर रिपोर्ट को देखना चाहिए था कि वेदर क्या बता रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन जहाँ तक अपनी अभी बात की ना बेसबॉल की, मैं तो बड़ा ज्यादा सपोर्टिव हूँ बेसबॉल का, और मैं तो अभी भी कहता हूँ कि क्रिकेट होनी ही ऐसी चाहिए जैसे इंग्लैंड क्रिकेट खेल रहा है। लेकिन आप देखें कि क्रिकेट पहले 2 इंग्लैंड मैचेस क्यों हारा, बेसबॉल की वजह से नहीं हारा, बल्कि अपनी सिलेक्शन की वजह से हारा। फिर स्टोक्स को आपने नहीं खिलाया, चलें ठीक है, मान लिया वुड थोड़ा जो इंजर्ड था जिसकी वजह से वो नहीं खेला, लेकिन वोक्स तो अवेलेबल था, उसको क्यों नहीं खिलाया आपने? बिल्कुल सही, ये बात सही है। वोक्स को अपॉर्चुनिटी नहीं दी खेलने, और पहले मैच में थोड़ा सा एग्रेशन को ज्यादा करके, जहाँ जो रूट है वो अच्छा खेल रहा था, स्कोर अच्छा बना रहा था, वहां अगर अगला दिन, अगर जो पहला दिन था, अगर अगले दिन में 1 घंटे का टाइम और दे देते तो शायद लीड थोड़ी सी आगे बढ़ जाती और गेम थोड़ा सा और बेहतर की तरफ जा सकती थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि बेसबॉल जिंदा रहना चाहिए, बेसबॉल को ट्रेवल करना चाहिए, पूरे क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी में हर मुल्क में जाना चाहिए, और क्रिकेट तो ऐसे ही होना चाहिए ताकि एक तो क्राउड का इंटरेस्ट पैदा होता है और क्रिकेट को देखने का भी मजा आता है। आप देखेंगे पाकिस्तान श्रीलंका का मैच, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 4 के रन रेट से खेला, लेकिन उसके बावजूद देखने का मजा आ रहा है। अच्छा, और दूसरा ये कि यार रिजवान वाला मामला, और रिजवान रिप्लेस जो हुआ है सरफराज की जगह पर, सरफराज को हेड पे इंजरी हुई, बॉल लगी, उसकी जगह कीपिंग पे कंकशन रिप्लेसमेंट हुई है, वो रिजवान की हुई है। ज़रा सरफराज भी अच्छा जा रहा था, बस वो बैड लक हो गया, उसको चोट लगी। हम दुआ गो हैं कि ज़रा जल्दी रिकवर करे और वापस आए। सरफराज इज़ अ वेरी गुड फाइटर प्लेयर और बड़े लड़के उसने टेस्ट में अपनी जगह वापस बनाई है। चले अब थोड़ी सी बात करेंगे जी एशिया कप और वर्ल्ड कप पर। हाँ जी काशिफ भाई, पहले आप, फिर ज़रा रिजवान भाई। एशिया कप हमारा ऑलमोस्ट श्रीलंका में ही होना है, पिचेस भी ऐसी ही होंगी। मेरे अंदाजे में हमारे पेसर्स ने बहुत अच्छे परफॉर्म किया है उन पिचेस पे जहाँ पे स्पिनर्स परफॉर्म करते हैं, तो एक हौसला अफजा बात तो है। जी बिल्कुल हौसला अफजा बात, लेकिन वनडे क्रिकेट जो है वो टोटली डिफरेंट क्रिकेट, वहां पर आपको श्रीलंका की ये साइड नहीं मिलेगी, साथ तो श्रीलंका फेस करना पड़ेगा और वो बड़ी मजबूत साइड है, प्लस इंडिया की बड़ी मजबूत साइड है। तो मैं कहता हूँ मैच सिर्फ बनेगा पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका। अफगानिस्तान के लिए 50 ओवर सर्वाइव करना बहुत ज्यादा हो जाएगा, उसके लिए मुश्किल होगा, और उसके अलावा बाकी टीमें तो इस हिसाब की नहीं है।
तो पाकिस्तान को ज्यादा रिलाय करना पड़ेगा अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ यार अफगानिस्तान के साथ तो बांग्लादेश ने भी, आपको पता है, अभी रिसेंट सीरीज में काफ़ी उनके साथ ठीक ठाक कर लिया है। मसला ये है कि हम डरते थोड़ा ज़्यादा है अफगानिस्तान से, हालांकि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, लेकिन अफगानिस्तान T20 में एक अच्छी टीम है, उनके सारे प्लेयर्स जो हैं वो सर T20 में ना वनडे 50 ओवर्स है, उसकी स्ट्रेटजी अलग होती है। मैंने इसीलिए आपसे कहा कि वनडे में अफगानिस्तान के लिए बहुत लंबी क्रिकेट हो जाएगी। 50 ओवर सर्वाइव करना, खेलना अफगानिस्तान के लिए भी बहुत मुश्किल है, और अफगानिस्तान के लिए इतना इम्प्रेसिव है अफगानिस्तान वनडे में तो नहीं होगा, लेकिन ये है कि पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, ये 3 टीमें होंगी जिनके मैचेस जो हैं वो कांटेदार और अच्छे होंगे। जैसे लास्ट एशिया कप में हुआ था, एज हासिल होगा। जैसे लास्ट एशिया कप में हुआ था, लास्ट एशिया कप तो T20 का था, और वो T20 लेकिन हुआ था यही टीम्स थी ऑलमोस्ट। फाइनल देखे ना, श्रीलंका ने हरा दिया। बिल्कुल 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 ये है, लेकिन ये पाकिस्तान को इसको एज अ ट्रायल या एज अ टेस्ट ब्रेक देना चाहिए फॉर द वर्ल्ड कप, क्योंकि वर्ल्ड कप जो होना है वो इंडिया में होना है। इंडिया में भी ऑलमोस्ट सिमिलर विकेट्स होंगी, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा इंडिया के विकेट का और श्रीलंका के विकेट हाँ जी का। रिजवान भाई, नहीं, काशिफ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बेसिकली तो ये जो फर्स्ट राउंड है उसमें एक साइड से पाकिस्तान इंडिया ने आना है और दूसरी साइड से बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ बांग्लादेश या अफगानिस्तान में से एक टीम ने आना है। और हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो एशिया आप कप नेपाल में का नाम क्यों नहीं ले रहे? नेपाल ले लिया। ले लिया। हिस्टोरिकली अरसलान, अगर हिस्टोरिकली आप देखें ना तो एशिया कप में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल टीम एक तो इंडिया है और उसके बाद है श्रीलंका, जो कि 5-6 दफ़ा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं जी हाँ, but they तकरीबन won 6 one- दफ़ा और पाकिस्तान हिस्टोरिकली सिर्फ 2 दफ़ा जीता है। हालांकि 80s और 90s में, अर्ली 90s में श्रीलंका की बड़ी कमज़ोर टीम होती थी, लेकिन उसके बावजूद एशिया कप में हमारी परफॉर्मेंस वो नहीं रही, या हम लाइटली लेते हैं या फिर श्रीलंका उसको बहुत सीरियसली लेता है। सो आई वुड अगेन से, इवन लास्ट टाइम भी हम अपने आप को फेवरेट समझ रहे थे इंडिया को हराने के बाद, लेकिन इंडिया इज़ नॉट दी ओनली फोर्स दैट वी आर फेसिंग, श्रीलंका इज़ द अदर वन। और जब ये सुपर फोर्स में मैच आएंगे ना तो वो आपका पास गलती की गुंजाइश नहीं है इंडिया और श्रीलंका में से। स्पेशली अगर आप इंडिया वाला हार गए तो श्रीलंका का मैच मस्ट विन होगा आपके लिए, अदरवाइज आपका क्वालिफिकेशन खतरे में पड़ जाएगी फाइनल की। अच्छा, अगर हम यूं देखें कि श्रीलंका की ये टीम जो इस वक्त टेस्ट खेली पाकिस्तान के साथ, ये ऑब्वियसली स्क्वाड चेंज होगा, और T20 जो हमने देखा खेलते उसमें कुछ प्लेयर्स थे, राजा पक्षा जैसे, और जो और बहुत सारे। जी, मुझे धनंजय बहुत अच्छा लगा है, और मैं समझता हूँ कि धनंजय को मेरा ख्याल है वो कुछ ऐसा प्लेयर है जिसको आप मौका दे सकते हैं हर फॉर्मेट में, और वनडे में तो खास तौर पे। नहीं, वो तो उनका मेरा ख्याल है वो बाबर आजम टाइप प्लेयर निकला है, बहुत अच्छा अकेला player खड़ा है। होता है एंड ही इज प्लेइंग वेरी वेरी मैच्योरली, हर बॉल को उसके मेरिट पे खेलता है। जहाँ एग्रेशन की जरूरत होती है वो ही इज एग्रेसिव, जहाँ डिफेंस की जरूरत होती है वो उसके लिए भी अच्छा है, टेल को लेके भी ठीक चलता है। पूरी उसने इनिंग बना के दिया आपको, और हमारे बॉलर्स को उस अकेले नहीं फेस किया तकरीबन। हाँ, बिल्कुल उसी ने फेस किया, और वो जो आपकी टेल को लेके भी चला है साथ साथ इनिंग्स बनाने में, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इज अ वर्ल्ड क्लास। धनंजय के बारे में काशिफ भाई? देखें, धनंजय जो है बहुत अच्छा प्लेयर है, और उसने पहली इनिंग में आपको पहले टेस्ट मैच में स्कोर करके भी दिखाया। और लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ अभी भी ये जो श्रीलंकन टीम है वो इतनी ज्यादा वेल ग्रूम्ड टीम नहीं है। शायद अभी एक बिल्डिंग फेज से गुजर रहे हैं, एक टीम बन रही है, की वजह से वो इतना ज्यादा इम्प्रेस नहीं कर सके उनकी बैटिंग लाइन पाकिस्तान के बॉलर्स के रहते। सर अच्छा, स्पिनर्स पे थोड़ी सी, सर अब तो हो जाएगा, ये रेड बॉल की तो बात हमने कर ली। हमारे पास वाइट बॉल स्पिनर्स में काफ़ी अच्छी तादाद है। उसामा मीर एक बड़ा अच्छा स्पिनर है, शादाब खुद है, इमाद वसीम है, नवाज है, तो हमारे पास अबरार है। तो मेरा ख्याल है अच्छी लॉट तो है हमारे पास वाइट बॉल की। व्हाइट बॉल में, लेकिन इब्रान मेरा ख्याल है व्हाइट बॉल में उतने सक्सेसफुल नहीं होंगे जिस हिसाब से वो रेड बॉल से खेल। उसामा मीर आपको एक बात कही, वनडे के लिए बहुत अच्छे देंगे, मौजूद देंगे। नवाज बहुत अच्छे हैं, शादाब भी वनडे के लिए किस हद तक करामत है देखना पड़ेगा, लेकिन T20 में तो शादाब अच्छा खेल। लेकिन वनडे की डेप्थ पाकिस्तान की टीम बेहतर है, बैटिंग लाइन पाकिस्तान की बहुत मजबूत है, बॉलिंग पाकिस्तान की बहुत मजबूत है। पाकिस्तान अच्छी एक फॉर्मिडेबल साइड है और अच्छी मतलब बैलेंस साइड है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान है वो हर टीम को बहुत तंग करेगा। क्या कहते हैं रिजवान भाई, खासतौर पे इमाद वसीम के हवाले से? मैं स्पिनर्स की तो काफ़ी सारे नाम लिए, बट इमाद मेरा ख्याल है वो एक अच्छा दोबारा से टीम के लिए एक अच्छा एसेट साबित हो सकता है अगर उसको थोड़ा सा साथ रखा जाए। देखिए, इमाद को अगर आप एज एन ऑलराउंडर नंबर 7 पे खिला रहे हैं तो ही इज़ अ गुड चॉइस, जो कि 5 ओवर अच्छा निकाल लेगा, क्योंकि वो एंगल के साथ बॉल कराते हैं, वो ज़्यादा लूप नहीं देते, ज़्यादा स्पिन नहीं करते, फ्लाइट नहीं देते बॉल को। सो ही इज़ गुड टू अगर आपने इनिंग स्टार्ट करते हुए शुरू में फास्ट बॉलर्स के साथ पहले 15 ओवरों में करानी है,
या 2-3 ओवर कहीं मिडिल में निकाल लेगा। लेकिन अगर आप उसको इसलिए रख रहे हैं कि उसने 10 ओवर पूरे करा के देने और टीम को मतलब 1/5 ऑफ द बॉलिंग उसने टेक ओवर करनी है, वो ऐसा नहीं है। ही इज़ नॉट द सॉर्ट ऑफ बॉलर, ही इज़ अ गुड बॉलर हु कैन गिव यू सपोर्ट एज अ सिक्स्थ बॉलर। 5 आपके बॉलर हैं, कोई एक हाथ पिट रहा है तो उसमें छठा आपने मात को लगा के तो 4-6 ओवर निकाल लिए। लेकिन अगर वो मेन बॉलर खेल रहा है तो वो आई एम सॉरी। और उसके साथ नवाज इज़ अ गुड बॉलर, लेकिन मुझे जो नवाज में भी प्रॉब्लम लग रही है ना, कंपैरेटिवली वो शादाब से बेहतर है क्योंकि फ्लाइट थोड़ी सी देता है, बट आपके पास एक्चुअल स्पिनर्स ऑफ द बॉल बड़े कम है। शादाब भी आप देखें वो बड़ा वो 2 इंच 4 इंच से ज़्यादा बॉल स्पिन कर नहीं रहा होता, ज़्यादा फ्लाइट नहीं देते। असल में ये सारे विद बैट बड़े हैंडफुल है ना। मैं इमाद की भी बात करूं, नवाज की भी करूं, शादाब की भी करूं, उसामा मीर बहुत अच्छी चॉइस हाँ, है। लेकिन जब आप कहते हैं ना बैट के साथ हैंडल, तो फिर आप ऑलराउंडर वाली साइड पे जा रहे हैं, फिर आप ओवर टपाने वाली बात करेंगे यार ये बीच में 4 ओवर निकाल दें। जब आप स्पेशलिस्ट बॉलर खिलाते हैं तो आपके पास कम से कम एक स्पिनर वो होना चाहिए जो आपको मतलब बाकी उसको सपोर्ट कर रहे हो लेकिन वो बांध के रखे और वो विकेटें लेके दे। ये सारे वो हैं कि किसी भी ओवर में इनको एक चौका या एक छिक्का या इस तरह मतलब रन रेट मेंटेन करने वाले नहीं है। कोई ऐसा बॉलर चाहिए जो 10 ओवर में 28-30 रन दे के 2 या 3 आउट करे, इन्फ्लुएंस करे टीम की इनिंग को। वो हमारे पास कोई भी स्पिनर नहीं है। आई एम सॉरी बट दैट। अच्छा जी, अब जरा वनडे की डिस्कशन हो रही है तो लोअर मिडिल ऑर्डर की जिसकी बात कर रहा हूँ, इफ्तिखार के अलावा क्या चॉइस है काशिफ भाई? कोई और ऐसी अच्छी चॉइस है जो इफ्तिखार के अलावा उस जगह पर हो? क्योंकि इफ्तिखार ने बहुत बहुत मनवाया भाई अपना लोहा। इफ्तिखार है, सलमान त्यागा है आपके पास खेलने के लिए, और नवाज है आपके पास ऑलराउंडर, बहुत अच्छा खेलते हैं वहाँ पर। नहीं, मैं स्पेशलिस्ट बैट्समैन की बात कर रहा हूँ। नवाज तो चले ऑलराउंडर में आ जाते हैं, वो 7वें 8वें पर भी खेल लेगा। नवाज एक फुल फ्लेज आपके पास बैट्समैन है, तो मेरा ख्याल है नवाज की बैटिंग जो है वो सरपास कर देती है उसकी बॉलिंग को। वो एज अ बैट्समैन ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू द बॉलर। तो अगर आपको सलमान अली आगा, नवाज, शादाब और नंबर 4 पे इफ्तिखार, ये 4 की चॉइस आपके पास मौजूद है जिनमें से आपको खिला सकते हैं। टॉप में आपके फखर उस्मान है, इमाम उल हक है, बाबर आजम है, उसके बाद रिजवान के अवेलेबल है आपके पास। तो पाकिस्तान की बैटिंग जो है काफी डीप बैटिंग पाकिस्तान की जा सकती है। और आप शाहीन शाह अफरीदी को भी आप ये ना कहेंगे वो बैट्समैन ही, वो भी अच्छी बैटिंग करते हैं। हाँ, वो भी अब बैट्समैन हो गया। अच्छे स्ट्रोक्स वो भी लगा सकता है। और तो इससे पाकिस्तान के पास अगर 3 से 4 अच्छे मुस्तनद फास्ट बॉलर्स हो और उसके बाद आपके पास 2 स्पिनर्स का ऑप्शन हो और आगे आपकी बैटिंग हो, तो बहुत जबरदस्त पाकिस्तान की बैटिंग करती है, जो कि डेप्थ जो है 7वें 8वें नंबर तक जाती है पाकिस्तान। वैसे ये बात ठीक है जवान भाई कि अब हमारे पास अगर हम देखें वनडे की टीम के लिहाज से, अच्छा वर्ल्ड कप प्रोमो, यार एक चीज़ तो रह ही गई, आप 2 हज़रात से डिस्कस करना। वर्ल्ड कप प्रोमो, वर्ल्ड कप का प्रोमो बना हमारे बाबर आजम, दुनिया के नंबर 1 प्लेयर है, उसको निकाल कर उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर डाल दिए उसमें कि बाबर से भी बड़े कोई प्लेयर हैं जो 1.0 प्लेयर्स हैं उनको डाल दिया। हम प्रोमो बनाया, ऐसे लग रहा है जैसे इंडियन क्रिकेट काउंसिल का प्रोमो है, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का नहीं है। रिजवान भाई बहुत अच्छी बात है, देखिए इस पे आपको घबराना थोड़ी है। नहीं, हमने क्यों घबराना, घबराए हुए तो वो है। these things positively, इसका जो बेस्ट तरीका है वो जाएं यार, मैच हराएं सब टीमों को, वर्ल्ड कप जीते और आ जाएं। प्रोमो में होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन यार एक चीज है देखिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात है, नहीं यार, वेस्ट इंडीज को डाल दिया, वो है उस टीम, वो वर्ल्ड कप में है। देखिए ये तो उनका ज़र्फ है ना, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा भाई, मेरा प्लेयर नहीं है। हम तो माइंड नहीं करते ये चीजें, हम खेलने जा रहे हैं, हमने छिक देना सबको। छिक देना जी। थोड़ी सी बात मैं करूं जी जी। एक बात तो ये है कि इंडिया ने हमेशा अपनी मेंटालिटी इसी तरीके से दिखाई है, और बिल्कुल दूसरी बात, इंडिया ने हमेशा आईसीसी के ऊपर रूल करने की, कभी इंडिया ने किसी की बात नहीं सुनी, अपनी कोशिश की आईसीसी के ऊपर, और अनफॉर्चुनेटली आईसीसी ने उस चीज को हमेशा एक्सेप्ट भी किया और एडमिट भी किया, और आईसीसी ने उनके सामने घुटने टेके भी हैं। सबसे अच्छी बात में ये है कि पाकिस्तान का रिएक्शन इतना ज्यादा नहीं आया जितना इंडिया के अपने मीडिया का रिएक्शन आया, इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिएक्शन आया इसके ऊपर। और देखें आप, सूरज को चांद दिखाने, सूरज को वो क्या कहते हैं, आईना दिखाने वाली बात है। बाबर आजम की इम्पोर्टेंस, बाबर आजम की इम्पोर्टेंस पूरी दुनिया मांगती है। ये वो बाबर आजम वहां जाके खेल के जरूर दिखाएगा। अभी हाल ही में आपने देखा है जो बांग्लादेश और इंडिया खवातीन क्रिकेट के जो मैच हुए, उसमें जो उनकी कोर्ट, उसने जब जिस तरह विकेटों के ऊपर जी, उस पर पाबंदी बड़ी मुश्किल से ही लगी, वो भी इंटरनेशनल प्रेशर के बाद लगी है। पाबंदी भी लगी, और इसके बाद जब वो ट्रॉफी शेयर करने के लिए आ रही थी, उसने वहां पर भी जो बातें की हैं जिसकी वजह से दूसरी टीम ने बिल्कुल बॉयकॉट किया, वो बात की है। और अंपायर के साथ बदतमीजी हुई, अंपायर को बुला रही थी वहां पर, उसको जुमले कस रही थी, वो एक अजीब बिहेवियर है वैसे इंडिया का। इंडिया की जो मेंटालिटी है वो
अक्रॉस द लाइन हर जगह आपको नजर आती है, चाहे वो मेन क्रिकेट हो चाहे वो वुमेन क्रिकेट हो, वहां पर उनकी मेंटालिटी नजर आती है और सारी दुनिया उस चीज को देख रही है। तो इसलिए रिजवान की बात से बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ कि आप पाकिस्तान को वहां जाके उनको हरा कर दिखाना पड़ेगा कि वो उनकी जो मेंटालिटी है वो किस हिसाब से चल रही है। और उन्होंने पिछले T20 के जो 2 वर्ल्ड कप दोनों में उनको इब्रतनाक शिकस्त हुई है इंडिया को, और इंशाल्लाह उनके होम ग्राउंड पे पाकिस्तान उनको हरा कर दिखाएगा। अच्छा, थोड़ा सा आपको पता है सिक्योरिटी मसाइल की वजह से खबरें ये आ रही हैं कि रीशेड्यूल हो जाए, शायद मैच थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए पाकिस्तान का इंडिया के साथ, तो ये खबरें भी आ रही हैं। होगा तो इंडिया में, इंडिया से बाहर तो नहीं हम और जाएंगे। उसी स्टेडियम में होना, एक आध दिन आगे पीछे करने से क्या फर्क पड़ता है? हाँ, उससे क्या फर्क पड़ेगा, इंडिया में इंशाल्लाह इनको हरा कर आएंगे। चलें, बहुत शुक्रिया। रिजवान अजहर हमारे साथ मौजूद थे, क्रिकेट एक्सपर्ट और क्रिकेट कमेंटेटर काशिफ शबीर हमारे साथ मौजूद थे। दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान एक बड़ी अच्छी पोजीशन में है। पाकिस्तान ने ये टेस्ट मैच उम्मीदन जीत लेना है और यकीनी तौर पर पाकिस्तान टॉप टेबल पर है। अब जो मामला ऑस्ट्रेलिया का था उस पर भी हमने डिस्कस किया कि ऑस्ट्रेलिया में जो रिकॉर्ड्स हैं उनको कैसे बेहतर किया जा सकता है। उसके साथ साथ पाकिस्तान ने किस तरह से अब आगे बढ़ना है और इस मोमेंटम को कैरी करना है, जिसको हम इस वक्त बेसबॉल की तर्ज की क्रिकेट कहते थे कि थोड़ी रिजवान भाई ने तो उससे डिनाई कर दिया कि मैं अब पसंद नहीं करता, पहले करता था, लेकिन ज़रा तेज़ खेल रहा है पाकिस्तान और लॉजिकली तेज़ खेलने की ज़रूरत है, बगैर लॉजिक के नहीं कि आप गैर ज़रूरी तौर पर अपनी इनिंग्स डिक्लेयर कर दें, तेज़ खेलें। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखें।